वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आज कथा संधि कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे बीच में प्रख्यात कथाकार आदरणीय भगवान दास मोरवाल जी हमारे साथ हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आदरणीय भगवान दास मोरवाल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं संक्षेप में आदरणीय मोरवाल जी का आप सभी से परिचय करा देता हूं, हालांकि वे किसी परिचय के अब मोहताज नहीं है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ब्रज से सटे दक्षिण हरियाणा के मेवात में आपका जन्म हुआ और बुंदेलखंड की धरती, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का समाज आपके लेखन के केंद्र में रहा है और तरह तरह से वहाँ की संस्कृति ने आपके लेखन को अलग अलग आयाम दिए हैं। आज का ये ऐसा दौर है, खास तौर से साहित्य का, जिसमें भगवान दास मोरवाल पर बिना चर्चा किए कोई भी हिंदी कथा साहित्य पर इस समय बात नहीं हो सकती है। सांस्कृतिक वर्चस्व के खिलाफ हाशिए की खुली चुनौती और प्रतिरोध दर्ज करने वाले और कथा साहित्य में अपनी एक विश्वसनीय जगह बना चुके मोरवाल जी ने समकालीन कथा साहित्य को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। 23 जनवरी 1960 में आपका जन्म हुआ मेवात हरियाणा के छोटे से कस्बे नगीना में, एक मजदूर परिवार में। बाद में आपने हिंदी में एमए किया और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। लगभग 7 वर्षों तक आपने स्वतंत्र पत्रकारिता की। आपकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं: काला पहाड़, बाबल तेरा देश में, रेत, और इस पुस्तक का बाद में उर्दू में भी अनुवाद हुआ, नरक मसीहा, इसका भी मराठी भाषा में अनुवाद हुआ। हलाला, जो बहुत ही चर्चित पुस्तक रही, इसका उर्दू में अनुवाद हुआ। और सुर बंजारन, जो काफी चर्चा में रही थी। आपके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं: तिला हुआ आदमी, सूर्यास्त से पहले, 80 मॉडल उर्फ सूबेदार, सीढ़ियां, माँ और उसका देवता, लक्ष्मण रेखा, 10 प्रतिनिधि कहानियां। आपने एक स्मृति कथा भी लिखी है, पकी जेठ का गुलमोहर। बेनाम और गुमनाम पात्रों की ये एक अनकही कथा है। आपके 2 कविता संग्रह प्रकाशित हैं: दोपहरी चुप है, बच्चों के लिए कलयुगी पंचायत, और इसके अलावा आपने 2 पुस्तकों का संपादन किया है। आपने अभी अभी 2 उपन्यास लिखे हैं जो वंचना और शकुंतिका नाम से प्रकाशित हुए हैं। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है सुर बंजारन पुस्तक के लिए स्पंदन कृति सम्मान, श्रवण सहाय अवार्ड, जन कवि मेहर सिंह सम्मान जो हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान, कथा यूके लंदन से, उपन्यास रेत के लिए शब्द साधक ज्यूरी सम्मान, कथाक्रम सम्मान, साहित्य सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार की ओर से, साहित्यिक कृति सम्मान हिंदी अकादमी की ओर से। ये पुरस्कार आपको 2 बार मिला, 1994 में और 1999 में। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री आर वेंकटरमण द्वारा मद्रास का राजा जी सम्मान आपको समर्पित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से आपको 1985 में प्राप्त हुआ, और पत्रकारिता के लिए प्रभादत्त मेमोरियल अवार्ड और शोभना अवार्ड जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। आदरणीय मोरवाल जी का एक लंबा लेखन का दायरा रहा है और इनके विषय भी हर बार नए होते रहे हैं। आपने कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की, जिनमें जनवरी 2008 में ट्यूरिन इटली में आयोजित भारतीय लेखक सम्मेलन में आपने सहभागिता की। आप हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार और हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। आप उपनिदेशक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला एवं विकास बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली में कार्यरत हैं। मोरवाल जी का लेखन का दायरा बहुत ही बड़ा रहा है और कई महत्वपूर्ण समकालीन प्रासंगिक मुद्दों पर आपने जितनी जल्दी प्रतिक्रिया दी है, रचनात्मक प्रतिक्रिया दी है, वो अक्सर उनकी ही पीढ़ी के और यहाँ तक कि युवा रचनाकार भी उन मुद्दों को छूने में कतराते हैं या जाने क्या कारण। लेकिन मोरवाल जी की एक ये खासियत है और ये इन्हें और रचनाकारों के बीच में अलहदा व्यक्तित्व प्रदान करती है
जिस तत्काल उस पर प्रतिक्रिया देना और एक महत्वपूर्ण मजबूती के साथ उसे अपने लेखन में दर्ज करना, ये मोरवाल जी की खासियत है। आज हम मोरवाल जी से उनकी रचना का स्वाद लेंगे और उनकी जो जीवन यात्रा रही है, साहित्यिक जीवन यात्रा, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आदरणीय मोरवाल जी, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी रचना से प्रारंभ करें और उसके बाद हम कुछ बातचीत भी आपसे करना चाहेंगे। अनुपम जी, जैसा अभी आपने मेरा जो लेखी जो कृतित्व का जो परिचय दिया था, आपने लगभग सभी मेरी कृतियों का परिचय दिया। और चूंकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस वक्त मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक उपन्यासकार के रूप में मेरी पहचान है, क्योंकि वर्षों हो गए कहानी लिखे हुए। और कुछ मित्रों ने, आप जैसे मित्रों ने बाद में ये सलाह दी कि भाई आप अपना समय जो है कहानी में ज़ाया ना करें, आपका मन जो है उपन्यास में रमता है, तो आप अपने आप को उपन्यास पर ही केंद्रित रखें। और आपने बहुत सही कहा कि देखिए, क्या है कि एक हर लेखक के जीवन में एक उसका लेखकीय जो उर्वरता होती है, उसका एक समय होता है, एक स्पैम होता है। और मुझे लगता है कि मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ, और शायद यही कारण है कि पिछले 5 वर्षों में मेरे लगभग 5 उपन्यास छप चुके हैं। यानी औसतन अगर एक लें तो 2014 से, 14 में आया था नरक मसीहा, 16 में हलाला, 18 में आया सुर बंजारन, 19 में नवंबर में आया वंचना, और उसके 3 महीने बाद फरवरी 2020 में आया शकुंतला। और आपको शायद सुन के आश्चर्य भी हो कि इस बीच मैंने अपना एक और उपन्यास पूरा किया है, और ये उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है, मैं इसको कहूंगा। और ये उपन्यास इस उपन्यास के केंद्र में मैंने जिस व्यक्ति को रखा है, वो रखा है हसन खां मेवाती। अनुपम जी, हसन खां मेवाती वो शख्स था कि जिसने 1527 में जो बाबर के खिलाफ राणा सांगा की जंग हुई थी, खानवा के भरतपुर के पास जो खानवा का मैदान है, उसमें हसन खां मेवाती ने बाबर का साथ ना देकर, एक मुस्लिम होने के नाते के बावजूद उसने बाबर का साथ ना देकर खानवा में उसने राणा सांगा का साथ दिया। वो बात दूसरी है, उसकी बदकिस्मती थी कि वो इसी जंग में शहीद भी हो गया। तो ये जो ये उपन्यास है ऐतिहासिक, क्योंकि जब हम ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासों को लेते तो खाली एक पात्र से काम नहीं चलता। अब हसन खां मेवाती को लेकर जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, वो बहुत कम नजर आते हैं, वो है नहीं। जैसे आपको बहुत सारे इस तरह के पुरुषों, महापुरुषों और नायकों के आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। उसका सहारा मैंने इसके 2 तरह से लिया कि मैंने फिर उसमें बाबर को भी, जो वो काल था, उस बाबर की भी मैंने इसमें पड़ताल की है। और मेरा, क्योंकि ये 1527 में हसन खां मेवाती की मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, लेकिन उससे बात नहीं बननी थी। मैं इस उपन्यास को अब्दुल रहीम खाना खाने तक लाया हूं। हिंदी साहित्य में अब्दुल रहीम खाना खाने इतने बड़े ब्रज के कवि रहे हैं, मैं समझता हूं किसी कोई परिचय की जरूरत नहीं। लेकिन उनके बारे में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहता हूं, और इस उपन्यास में जब ये छपकर आएगा, वो बात की बात है, क्या प्रतिक्रिया होती है। दरअसल अब्दुल रहीम खाना खाने की मां सलीमा बेगम इसी हसन खां मेवाती के चचेरे भाई जमाल खां की बेटी थी, जिसका कि निकाह बैरम खां से हुआ था। इसकी दूसरी बहन शाहबानो बेगम का निकाह हुमायूं से हुआ था। एक बार जब इसका अब्दुल रहीम खाना खाने का निकाह, जो महम अनगा जो दाई मां थी अकबर की, जिसने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, तो महाबानू ने शादी के लगभग कुछ रोज बाद अब्दुल रहीम खाना खाने से सवाल किया था
कि मेरे हुजूर, आपकी जो ज़बान हिंदवी, ये इतनी साफ सुथरी, इसमें संस्कृत भी है, ब्रज भी है, फारसी भी है, सारी भाषाओं का उसमें मिश्रण है। तो ये हिंदवी आपकी इतनी खूबसूरत ज़बान आपने कहाँ से सीखी? तो इसके जवाब में अब्दुल रहीम खान खाना एक बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं अपनी बीवी को, महाबानो को, कि महा, मैं दरअसल आधा हिंदू और आधा मुसलमान। आधा मुसलमान तो हम सब समझते हैं कि उनके पिता अफगानी पठान थे, बैरम खान, लेकिन वो आधा हिंदू जो बताते हैं, वो बताते हैं अपनी माँ के रूप में, सलीमा बेगम। वो बताता है कि मेरी माँ के जो वंशज थे वो हिंदू सरदार थे, राजपूत थे, तो इसलिए मेरी जबान इस तरह की है। तो ये उपन्यास, कहना चाहिए कि इसके बीच में बहुत सारी चुनौतियां भी थी, क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास, इसके बड़े खतरे भी होते हैं ऐतिहासिक उपन्यास के। और इस उपन्यास में लगभग 12वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी तक ये पूरा समय है, जिसमें आपको शेरशाह सूरी भी नजर आएंगे और आपको उसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य भी आएंगे, क्योंकि शेरशाह सूरी और हेमचंद्र विक्रमादित्य दोनों का संबंध मेवात से रहा है। क्योंकि उस जमाने में ये नारनौल, रेवाड़ी, अलवर, आगरा तक, भरतपुर और ये दिल्ली तक का जो पूरा पूरा क्षेत्र था, ये मेवात कहलाता था। पहले परगने होते थे, रियासत तो अकबर ने बनाए थे। और शेर शाह सूरी, यानी उसका जो बचपन का नाम फरियाद खान, उनके जो दादा थे इब्राहिम खान सूर, उनका संबंध वैसे तो अफगानी थे, वो अफगानिस्तान से आए थे, लेकिन उनको जागीर दी गई थी नारनौल के पास, नारनौल में। और उनका जो मकबरा है इब्राहिम खान सूर का, वो नारनौल में है। और हेमचंद्र विक्रमादित्य का परिवार था तो अलवर का, माचेडी गांव था अलवर के पास, लेकिन बाद में वो रेवाड़ी आकर बस गए थे। और फरीद खां का संबंध, पारिवारिक संबंध, हेमचंद्र विक्रमादित्य से। और आपको सुन के हैरानी होगी कि जो मेवात के ये पूरा हिस्सा था, रेवाड़ी में पीतल उद्योग बहुत पुराना है, वहां के बर्तन बहुत मशहूर है। तो ये जो पीतल उद्योग था, ये हेमू के ही का ही शुरू किया हुआ है। और बाद में वो बात दूसरी है कि वो अफगानों के लिए शोरा, पोटेशियम यानी जो बारूद उसके बनता है, तो वो सप्लाई करने लगा। बहरहाल, ये जो मैं अंश सुनाने जा रहा हूं, ये अंश खानवा के जंग के बाद की है। जब खानवा की जंग के बाद हसन खां मेवाती शहीद हो जाते हैं और वो खानवा जाते हैं, तो खानवा से वो जाते हैं आगे की तरफ, बयाना जाते हैं। तो बयाना, वहां बहुत गर्मी होती है क्योंकि मार्च के महीने में ये युद्ध हुआ था। तो वो वापस बयाना ना जाकर वहां से आगरा भी नहीं जाते, वो अलवर की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जो अलवर का किला है, अलवर में अगर जाएंगे तो अलवर में एक किला है अरावली पर, उसको बाला किला कहते हैं, वो हसन खां मेवाती का बना हुआ है। और इस बाला किला पर पहले ये एक परकोटा हुआ करता, जिसमें चूना भी नहीं था, पत्थरों का था। और वो निकुंभों, जो एक राजपूतों की एक शाखा थी, निकुंभों का इस पर कब्जा था। और बाद में जो बहादुर नाहर खां, जो समरपाल, जो फिरोज तुगलक के वक्त में जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था, वो उसको उनसे, निकुंभों से खाली कराता है और बाद में हसन खां मेवाती उस किले को बनवाता है। तो ये उस वक्त का एक वाकया है। तो मैं शुरू करता हूं। होली से ठीक 4 दिन पहले बाबर बयाना के लिए रवाना हो गया और होली का दहन, यानी धुलेंडी, जिसको हमारे उत्तर भारत में कहते हैं, धुलेंडी से एक दिन पहले वे बयाना पहुंच गए। होली की तैयारी में जुटे लोगों को जैसे ही बाबर के आने की खबर मिली, लोगों में भगदड़ मच गई। जिसे जिस तरफ भागने का मौका मिला, वे बदहवास उसी तरफ भाग गया। होली पूजन के लिए जाती हिंदू औरतें अपना पूजा का सामान इधर उधर फेंक कर भागने लगी। पूरे बयाना में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी और भगदड़ के बीच बाबर ने सबसे पहले बयाना के किले पर अपना कब्जा जमाया। कब्जा जमाने के बाद बाबर ने अपनी सेना भागने वालों के पीछे भेज दी। भागते हुए लोगों का बाबर की सेना ने बयाना से लेकर मेवात के अलवर तक पीछा किया। रास्ते में जो भी मिला उसको बाबर की सेना ने मौत के घाट उतार दिया। इस तरह बयाने से लेकर अलवर तक की लगभग 61 मील लंबी सड़क लाशों से पट गई।
जिन सड़कों पर होली के दिन रंग अबीर नजर आना चाहिए, वे निर्दोष मेवातियों के लहू से रंग गई। लगा जैसे आतताई बाबर की सेना ने मेवातियों से रंग अबीर की नहीं, खून की होली खेली है। बिना किसी वजह के हुए इस खून खराबे के बाद बाबर ने अपने बेगों, ओहदेदारों, तोपचियों और सिपह सालारों से राजा राणा संग्राम सिंह पर हमला करने के बारे में सलाह मशवरा किया। हिंदू बेग, उनका एक बेग था हिंदू बेग इंदर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें मेवाड़ पर अभी हमला करना चाहिए? बाबर ने सबसे पहले अपने हिंदू बेग से पूछा। पादशाह सलामत, हमें उस तरफ जाने का ख्याल फिलहाल मुलतवी कर देना चाहिए। आप तो देख ही रहे हैं कि गर्मी कितनी जबरदस्त पड़ रही है। मेवाड़ पहुंचते पहुंचते ये गर्मी जानलेवा हो जाएगी। रास्ते में पानी की किल्लत भी हो सकती है। वैसे भी यहाँ से मेवाड़ का रास्ता बहुत लंबा है। हिंदू बेग ने अपना मत प्रकट किया। आपका कहना एकदम दुरुस्त है। हमें फिलहाल मेवाड़ का ख्याल छोड़ देना चाहिए। फिर कुछ लम्हा सोचने के बाद बाबर बोला, तब क्या किया जाए? वापिस आगरा लौटा जाए? सारे बेगों ने गर्मी के मद्देनजर तुरंत आगरा लौटने की हामी भर दी। हुजूर आली, मेरा मानना है कि आगरा लौटने की बजाय हमें मेवात का रुख करना चाहिए। आखिर उस इलाके को भी तो देखा जाए जिस पर बलबन को छोड़कर न तो कभी हिंदुस्तान के सुल्तानों की हमला करने की जरूरत हुई, न उस तरफ किसी ने ध्यान देने की कोशिश की। ऐसी क्या वजह है जिसके चलते मेवातियों ने नाम भर के लिए दिल्ली दरबार की ताबेदारी कबूल की? हिंदू बेग, ये ख्याल ठीक है। हमें बयाना में अपना वक्त जाया करने की बजाय इसी वक्त मेवात के लिए रवाना हो जाना चाहिए। ऐसा करिए, अब इसी वक्त मेवात के लिए अपने कासिद को रवाना कर दीजिए ताकि वे मरकज मेवात तिजारा में चिन तैमूर और अलवर में तरदीका को जाकर हमारे आने की खबर कर। यानी चिन तैमूर को खानवा की जंग के जीतने के बाद तिजारा का शासक बनाया गया था और तरदीका को अलवर। जी पातशाह सलामत, मैं इसी वक्त कासिद को मेवात के लिए रवाना कर देता हूँ। हिंदू बेग इंदर ने तुरंत कासिद को यह संदेश देकर अलवर और तिजारा के लिए रवाना कर दिया कि बादशाह ए हिंद मिर्जा जहीरुद्दीन बाबर गाजी मेवात आ रहे हैं, लिहाजा उनकी आगवानी में किसी तरह की कोताही और कमी नहीं होनी चाहिए। बयाना से चलकर बुधवार के दिन बाबर ने अलवर से 4 मील पहले अपना खैमा गाड़ दिया। कासिद के संदेश मिलने के बाद चिन तैमूर और तरदीगा अपने बादशाह के स्वागत के लिए पहले ही पहुंच गए। चिन तैमूर और तरदीगा बादशाह बाबर को लेकर बाला किला की ओर चल दिए। अरावली की चोटी पर बने बाला किला के परकोटे पर पहुंचने के लिए जैसे ही बाबर को बताया गया कि उसके लिए 700 सीढ़ियां पार करनी होंगी, बाबर ने मुस्कुराकर पहले अपने साथ खड़े बेगों, मुसाहिबों और ओहदेदारों की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कुम्मत घोड़े को एड़ लगाई। किले की तरफ चढ़ते हुए बाबर की जब जब दाएं बाएं उसकी चौड़ी दीवार पर नजर पड़ती, एक हैरत भरी मुस्कान उसके होठों पर तैर जाती। किले के परकोटे पर पहुंचने के बाद बाबर के शासक तरदीगा और मेवात की राजधानी के वजीर चिन तैमूर सुल्तान अपने बादशाह को किले के शाही महल में ले आए। महल में कुछ देर रहकर बाबर ने पूरे किले को देखने की इच्छा जाहिर की। अपने बादशाह की इस चाह पर तरदीगा और चिन तैमूर बाबर को लेकर बाहर आ गए। शाही महल से बाबर बाहर आकर पूरब दिशा में बसे अलवर और दूर तक नजर आते विहंगम दृश्य को देखता निहारता रहा। उसकी नजर पहाड़ की जड़ में बनी पानी से लबालब भरी छोटी सी कुदरती झील पर पड़ी। सामने समतल जमीन और अरावली की चोटी पर बने किले को देखकर बाबर ने अनुमान लगाया कि हो न हो समंदर की सतह से इस किले की ऊंचाई कई हजार हाथ तो होगी ही। पथरीली सतह और आसपास बड़ी बड़ी खाइयों, सिर्फ बिना चूने की पत्थरों वाली बुनियाद पर बने इस किले और इसके परकोटे को देखकर विस्मय से बाबर की आंखें फैलती जा रही है। खुदावंद तरदीगा, सीकरी पहाड़ी की तरह अरावली पहाड़ और उसके आसपास के खूबसूरत मंजर को देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन की खोख से निकालकर इस हरी भरी घाटी में कुदरत का कोई फेंका गया तोहफा है। मुझे तो इस किले की उम्र भी ज्यादा नहीं लगती है।
बाबर ने अनुमान लगाते हुए कहा। आपने सही अंदाजा लगाया है हुजूर आली। शाही मेवात हसन खां मेवाती ने इसकी नींव साल 1522, मेरा मतलब है हिजरी 928 में रखी थी। कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पहले 1334 ईस्वी, मेरा मतलब है हिजरी 528 तक, निकुंभों जो चौहान राजपूतों की एक शाखा है की हुकूमत के दौरान यहाँ सिर्फ बिना चूने के पत्थरों का एक मामूली परकोटा हुआ करता था। इस परकोटे को दिल्ली के सुल्तानों से छिपने के लिए बनवाया गया था। बाद में 1492 ईस्वी यानी हिजरी 897 में शाही मेवात हसन खां मेवाती के वालिद खानजादा अलावल खान ने निकुंभों को हराकर इस परकोटे पर कब्जा कर लिया था। किले की शक्ल तो इसे अलावल खान ने ही दी थी। खुदावंद तर्दिगा, वैसे इन निकुंभों का असल पेशा क्या था? मेरा मतलब है अपने गुजारे के लिए करते क्या थे? बाबर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, बादशाह सलामत, मुझे जो बताया गया है उसके मुताबिक ये रास्ते में आते जाते राहगीरों से लूटपाट और झगड़ा किया करते। बड़ा दिलचस्प किस्सा इनका तो। वैसे एक बात कहूं तर्दिगा, हिंदुस्तान किस्से, कहानियों, ताकत और दौलत, इन तीन चीजों का तो जैसे समंदर है। जहां देखो, जिधर देखो एक नया किस्सा मिल जाएगा। रही बात दौलत की, तो जितना सोना मैंने इस मुल्क में देखा है उतना शायद ही कहीं देखा हो। इस किले के बारे में और कुछ बताइए ना। बताना क्या हुजूर आली, आप मेरे साथ आइए और इस अजूबे महल को खुद अपनी आंखों से देखिए। शाह हसन खां मेवाती ने हुजूर दरअसल इस किले को फिर से बनवाया था। इसमें कुल 4 बड़े दरवाजे और इसके ऊपर 40 बुर्जे हैं। पूरे शाही महल में 3000 कंगूरे हैं। इधर आइए हुजूर, ये देखिए, इसमें बावड़ी और कुएं भी हैं। उधर 4 कुंड और एक तालाब भी है। मैंने कहा न तर्दिगा, ये जमीन की खोख से निकालकर फेंका गया कुदरत का कोई नायाब तोहफा है। वरना पहाड़ की चोटी पर पथरीली सतह पर बने किले और चारों तरफ नजर आती बड़ी बड़ी खाइयों के बीच बावड़ी और कुओं को क्या मतलब? इतना कहे बाबर किले की 4 दीवारी के पास गया और उसे छूकर विस्तृत नेत्रों से देखते हुए बोला, तर्दिगा, इसका आसार तो काफी चौड़ा लगता है। यानी दीवार की चौड़ाई। जी हुजूर आली, इसके आसार की चौड़ाई 18 हाथ है। यानी 18 हाथ चौड़ी दीवार है। क्या कहा? इसकी 4 दीवारी के आसार की चौड़ाई 18 हाथ है। हैरान होते बाबर ने पूछा, फिर कुछ पल रुक कर बोला, और महल का घेरा कितना होगा? पूरे 8000 वर्ग हुजूर। खुदावंद तर्दिगा, आपका बहुत शुक्रिया इतनी गहरी जानकारी देने के लिए। यह तो मेरी खुशकिस्मती है जाफना, जो आपने इस खाकसार को मौका दिया। तर्दिगा ने झुक कर अपने बादशाह का आभार व्यक्त किया। चिन तैमूर, वैसे मेवात की कुल मालगुजारी कितनी होगी? इस बार बाबर चिन तैमूर सुल्तान की तरफ पलटा। यही कोई 3-4 करोड़ हुजूर आली। 3-4 करोड़, इसका मतलब है ठीक ठाक मालगुजारी है। जी हुजूर आली। चलिए अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ी थकान भी हो गई है। इतना के बाबर शाही महल में लौट आया। तेज गर्मी और थकान के बावजूद बाबर शाही महल की भव्यता के बारे में ही सोचता रहा। सोचते सोचते उसे खुद ही पता नहीं चला कि वह उसे कब नींद आ गई। अरावली की तलहटी में बसी आबादी की किसी मस्जिद में लगी मगरिब के अजान के शब्द गहरी नींद में सोते बाबर के कानों में पड़े तो उसकी नींद खुल गई। बाबर ने आफताब जी के हाथों में थमी सुराही से पानी लेकर मुंह धोया। उसके बाद शाही महल से बाहर निकलकर आया तो पश्चिम में दूर अरावली की पहाड़ियों को छूने को बेताब सूरज पर उसकी नजर टिक गई। धूप की तुर्शी कम न होने के बावजूद पहाड़ियों के ऊपर टिके सूरज का दृश्य बाबर को बहुत अच्छा लग रहा है। उसने एक बार फिर शाही महल को निरखा और अंदर चलाया। तिजारा का वजीर चिन तैमूर और अलवर का शासक तर्दिगा बेग अपने बादशाह के साथ साय की तरह पीछे पीछे चलते थे। इस बार शाही महल को देखने के लिए बाबर अंदर चला आया। टहलते हुए वे उस हसन खां मेवाती की बैठक में पहुंच गया तो दीवारों पर जगह जगह लगे जंगली जानवरों के सर, उनकी खालों, तरह तरह की तलवारों, लोहे और लकड़ी के नक्काशीदार डंडों के सिरों पर लगे भिन्न आकार के भालों, छोटे बड़े फरसों, गुर्ज, जिरह और धनुष बाणों को बड़े ध्यान से देखने लगा। चिन तैमूर और तर्दिगा के साथ साथ दूसरे बेगों ने अपने बादशाह को इस तरह बैठता हुआ देखा तो सबने एक दूसरे की आंखों में प्रश्न भरी निगाह से देखा। हिंदू बेग,
शाह मेवात उस वक्त अगर हमारी पेशकश कबूल कर लेता, हिंदू बेग शाह मेवात उस वक्त अगर हमारी पेशकश कबूल कर लेता, वो पेशकश ये थी कि बाबर बाबर से जो है वो युद्ध के लिए अपने साथ मिलाने की पेशकश भेजता है। तो आज वह इस फतेह या गाजी मिर्जा जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बगल में बैठा होता, मगर अफसोस उसने उसका साथ दिया जो खुद उसे ही मरवाना चाहता था। ये इशारा था राणा सांगा की तरफ। शाह मेवात ही क्यों, अगर राणा संग्राम सिंह भी अपने कॉल पर टिका होता और सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की जंग में हमारा साथ देता, तो शायद बयान और खानवा की जंगों की जरूरत ही नहीं पड़ती। काश राजा संग्राम और शाह मेवात हसन खां मेवाती ने हमारा साथ दिया होता, तो हिंदुस्तान की आज अलग ही सूरत होती। यह खून खराबा और कत्ल गैरत तो नहीं होती। जंग से किसी का भला हुआ है कभी? जंग के नुकसान क्या होते हैं, इसके बारे में बाबर से ज्यादा भला कौन जान सकता है? उस बाबर से ज्यादा जो 13 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ जंगों से जूझता आ रहा है, उससे ज्यादा जिसकी फूल जैसी आपा खानजादा बेगम की जिंदगी तबाह हो गई, जिसकी दुनिया बेनूर हो गई, जिस भाई की बदनसीब बहन ने कारा ताग में अपनी आंखों के सामने अपने जवान होते बेटे अपने जवान होते बेटे खुर्रम को खो दिया, उस भाई से ज्यादा जंग की तारीफ को और कौन समझ सकता है? हिंदू बेग, जंग किसी भी मुश्किल का हल नहीं। वैसे भी मैं हिंदुस्तान माल लूटने के इरादे से नहीं आया। मैं तो इस अजीम मुल्क को खुशहाल बनाना चाहता हूँ। इतना कहे बाबर ने लंबी सांस ली और पानीपत की जंग जीतने के बाद भरे मन से लिखी रुबाई गुनगुनाने लगा। वो रुबाई क्या है? बदख्ती मेरी जान की दुश्मन बला हुई, हर काम मेरा बिगड़ा खता पर खता हुई, बदख्ती थी कि छोड़ा वतन हिंद आ गया, या रब मैं क्या करूं, मेरी हालत ये क्या हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा अंश उपन्यास। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोरवाल जी। निश्चित तौर पे जो ये इस उपन्यास का फलक है वो इतना व्यापक है, और आपने जिस सूक्ष्मता के साथ इसमें विश्लेषण किया है और जो तथ्य ढूंढ के लाए हैं, ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण, और मुझे बड़ा भरोसा है कि ये उपन्यास भी आपके पिछले सारे उपन्यासों की तरह पसंद किया जाएगा। क्योंकि जरूर मैंने जरूर। देखा है कि बाबल तेरा देश मेरे लगभग आपके सारे उपन्यास मेरे पढ़े हुए हैं। और जो जी। काला पहाड़ से आपने अपना एक रंग अपनाया था, उस रंग को आपने कहीं भी धूमिल नहीं होने दिया है। और हमें पूरा भरोसा है कि ये उपन्यास भी आपका हम लोगों को बेहद पसंद आएगा, क्योंकि आप हर बार कुछ नया लेकर आते हैं, और साहित्य प्रेमियों के लिए भी ये एक नई बात होगी। बस मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, और उसके बाद हमारा ये कार्यक्रम भी लगभग समाप्ति की ओर है। अ, जी। मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि जो आपकी अब तक की यात्रा रही है और आपने लगातार विषयों को बदला है, तो आप हर बार नए विषय के साथ तैयारी करने की कैसे सोचते हैं, या विषयों का चयन किस प्रकार करते हैं? अनुपम, ये बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है। अब लेकिन देखिए, अगर वो कहते हैं ना कि कहावत है कि जब ओखली में सिर दे दिया तो फिर डरना किस बात का। और मैं समझता हूँ कि लेखन उसी तरह की ओखली है एक लेखक के लिए, और हर रचना के बाद उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो जो भी रचना किसी भी रचना के रूप में जो पाठकों के सामने लाए, वो उसके लिए एक चुनौती ये पैदा करती है कि वो कम से कम अगर उससे बड़ी लकीर नहीं तो उसकी समांतर लकीर तो खींचे। तभी आप में एक पाठक का अपना वो भरोसा कायम रहेगा। अब ये देखिए, जैसे आपने कहा कि देखिए मैं ये मेरा 8 उपन्यास तो प्रकाशित हो चुके हैं, और जो मुझे आप जैसे मित्र कहते हैं और जो मैं सुनता हूँ अपने बारे में, वो यही सुनता हूँ कि ये आदमी, दो मेरे पास मुझे जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में मिलते, दो मुझे वाक्य मिलते हैं कि एक तो ये आदमी मेहनत करता है, और ये एक विषय, ऐसे विषय का चयन करता है कि जहां अक्सर हिंदी के लेखकों की नजर नहीं जाती। ये मैनेजर पांडे जी ने भी एक बार कहा था जब हमारा रेत उपन्यास आया। तो अब आप ये देखिए कि अगर मेरे दो उपन्यास अगर पहले, हालांकि मेवात की पृष्ठभूमि को लेकर हैं, लेकिन दोनों में मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के पूरक भी नहीं हो सकते। उसके बाद मेरा तीसरा उपन्यास रेत, जो कि कंजर समुदाय पर है,
और ये आपने जैसे कहा कि तैयारी की बात, देखिए तैयारी का मामला ये है कि आपको सुन के हैरानी रहेगी कि रेत उपन्यास से पहले जो उस उपन्यास की पृष्ठभूमि है, गाजू की, अलवर का आसपास का इलाका, वही गाजू की लगभग 13 साल पहले एक कहानी मेरी छपी है साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और वही गाजू की नदी उसमें है। तो कहीं न कहीं लेखक के मन में ये चीज़ कहीं न कहीं वो जमा थी उसके कंप्यूटर में, और जब ये तीसरा उपन्यास लिखने का मौका आया, तो देखिए एक लेखक के लिए चुनौती है कि मैं, चूँकि मेरी जड़ें मेवात से जुड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं मेवात का दोहन, अगर मैं बहुत क्रूर शब्दों में कहूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, ना उसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। उसके बाद देखिए कि फिर मेरा चौथा उपन्यास आता है, नरक मसीहा, जो कि भारत में तेजी से पनपती एनजीओ संस्कृति को लेकर है, जिसका कि मराठी में अनुवाद वो आपने ज़िक्र किया। चूँकि वो अनुभव मैं खुद जिस उसमें काम करता रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइज़ेशन में, उसका काम भी लगभग ये है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें नज़दीक से देखी है, एनजीओ की दुनिया की। उसके बाद फिर एक हलाला फिर उपन्यास आता है। हालाँकि आपको मैं ईमानदारी से कहूँ, हलाला मेरा कोई बहुत पसंदीदा उपन्यास नहीं है। मैं उसको बहुत कमज़ोर मानता हूँ। और ये संयोग देखिए कि जिन उपन्यासों को एक लेखक की दृष्टि से मैं थोड़ा-सा हल्का मानता हूँ, थोड़ा-सा क्या, काफ़ी हद तक रेत और हलाला को वही पाठकों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। और हलाला के बाद जिस उपन्यास को मैंने लिखा, सुर बंजारन, बड़े मन से, जो कि हाथरस शैली की नौटंकी पर है। हम सब जानते हैं कि नौटंकी की 2 घराने या 2 शैलियाँ हैं, कानपुर शैली और हाथरस शैली। तो ये हाथरस शैली की अदाकारा जो आज भी जीवित हैं, कृष्णा कुमारी, एक तरह से किंवदंती के रूप में जानी जाती हैं। और 70 और 80 के दशक में जब हमारे यहाँ शैक्षणिक संस्थान, इदारों का जब विस्तार हो रहा था, तब इनको बुला-बुला कर लोग नौटंकी के शोज़ करते थे, और उससे जो पैसा मिलता इकट्ठा होता था, उससे इमारत और भवनों का निर्माण होता, स्कूल कॉलेज के। ये एक सामाजिक अवदान, इसी ने मुझे इस उपन्यास पर लिखने को प्रेरित किया, और इनका शो मैंने जो पहली बार देखा था, वो 75-76 में देखा था, जब मैं 12, 13, 14 साल का रहा हूँ। और कृष्णा जी तो के अब बारे में आप तो ये ये देख, है कि लोग लाखों-लाखों लोग उनकी टिकट खरीद करके उनकी नौटंकी अरे देखने जाया साहब, करते थे। अब जब मुझे वो याद सिर्फ आता है 16, कि हम आप जो भोपाल में कृष्णा जी के साथ हमने एक हाँ, बड़ा जी, जी, आपने किया था, महत्वपूर्ण जी। कार्यक्रम साहित्य हाँ, अकादमी की आपने ओर तो से देखा किया वो थे। कार्यक्रम जी। जी, हैं? और देखिए, सिर्फ 16-17 साल की उम्र में, जिस वक़्त कृष्णा कुमारी पहली बार आती हैं, कुछ दिनों के बाद वो पहली अपनी एम्बेसडर गाड़ी खरीदती है 13,000 की, और उसके बाद वो हमेशा अपनी गाड़ी से ही शो करने जाती है। उसके बाद वंचना फिर जैसे आया, वंचना महिलाओं से संबंधित जो हमारे भारतीय कानून हैं, आईपीसी और दूसरे भारतीय दंड संहिता के जो कानून है, जो कि उसके उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे, उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। तो कई बार वो कानून किस तरह से उसी के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, और किस तरह से कानून और जुडिशरी दोनों मिलकर कैसा खेल खेलते, जो पुरुषवादी जो हमारा समाज है, तो उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये, चूँकि इसको व्याख्यायित करना बहुत मुश्किल है, कैसी तैयारी होती है। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि चूँकि अब ये अभ्यास का खेल है, लेखन जो है अभ्यास का खेल है, और ख़ास तौर से गद्य, फ़िक्शन। अगर आपका लिखना का अभ्यास है, रियाज़ है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को सँभाल जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो मेरी गति है लिखने में इस वक़्त, उसका एक कारण शायद ये भी हो सकता है कि उस रियाज़ और अभ्यास के चलते मुझे जो उपन्यास लेखन और पाठक के बीच की जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, कि पाठक को क्या चाहिए, और मैं उपन्यास को लेखक कैसे साध सकता है, वो शायद कला उपन्यास को साधने की, शायद मुझे वो, अब मैं उसको पकड़ चुका हूँ। आप जिसे रियाज़ कहते हैं, हम साहित्य के प्रेमी, आपके पाठक, उसे आपका कौशल कहेंगे और निश्चित तौर पे आपने जी। हम सबको एक बड़ी-बड़ी सौगातें दी हैं। मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि ये उपन्यास भी आपका बहुत ही लोगों को पसंद आएगा। आपने चलिए, उम्मीद अकादमी तो का यही है। ये आमंत्रण स्वीकार किया, साहित्य प्रेमियों के बीच चलिए, में आए, साहित्य अकादमी के शुभचिंतकों के बीच में आए, हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका, साहित्यकार। नमस्कार।